आगे राम राम जी, राम राम। युवराज उपाध्याय, प्रशांत कौशिक, नमस्ते। युवराज उपाध्याय कह सर मेरा स्टेनो का पेपर है सितंबर में। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। पेपर दे के आओ। ये इन्फॉर्मेशन थी या मतलब कुछ पूछना था इसके बारे में? शुरू करें? आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है क्या? साउंड वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार चेक कर दीजिए साउंड वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 नंबर की इंग्लिश आती है तो युवराज जी उसके लिए मेहनत कीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे 100 नंबर का हो, चाहे वो 25 मार्क्स का हो या 50 मार्क्स का हो या 200 मार्क्स का हो, मतलब वो मेहनत से ही होगा। इसमें लॉकडाउन भले ही चल रहा है तो आराम से टाइम वेस्ट ना करें, इसमें मेहनत करें। शुरू करें भाई? कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर? चलिए तो शुरू करते हैं। कन्हैया लाल जी नमस्कार। रेगुलरिटी में तो हम लोग आते हैं शाम को रात को 10:30 बजे के आसपास, पर आज थोड़ा टाइम मिल गया था, फ्री थे तो सोचा कि आज जल्दी आ जाएंगे। चलिए, कल जो मैंने टॉपिक क्लियर किया था, टॉपिक थोड़ा डिस्कशन किया था, वो टॉपिक बताएगा कोई? कल क्या टॉपिक था? कोई बच्चा बताइए कल टॉपिक क्या था? कोई होगा जो कल भी था स्टूडेंट? आर्टिकल्स, ठीक। और बस यही जानना था कि हाँ आप में से जो कल वाले स्टूडेंट वो आज हैं या नहीं क्लास के अंदर। चलिए टॉपिक देखते हैं। कल तो सिंपल एक क्या था, इसमें एक नॉर्मल सा डिस्कशन ये किया था हम लोगों ने कि आर्टिकल्स को समझो। आर्टिकल होते क्या? आर्टिकल एक कोड है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है नाउन के बारे में। आपके सेंटेंस में जैसा नाउन होता है उस तरह की उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। काउंटेबल है, सिंगुलर है, अननोन है तो आर्टिकल आएगा ए और एन। यही था ना? और अगर नाउन आपका क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, चाहे कैसा भी है, जैसे ही वो नाउन बना आपका आइडेंटिफाइड तो उसके साथ आर्टिकल बनता है द। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया था। लेकिन आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। कल मैंने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर पिछली क्लास में छोड़ा था, जिन्होंने वो क्लास चेक नहीं किया वो यूट्यूब पे देख लेना, पड़ी हुई है क्लास को। उसमें एक पॉइंट डिस्कशन किया था कि जब भी किसी सेंटेंस को, कोई सेंटेंस है उसमें मान लीजिए कोई प्रॉपर नेम लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, अगर किसी प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में यूज किया जाए एज ए कॉमन नाउन तो उस पे आर्टिकल्स के आप कैसे कैसे रूल्स जनरेट करेंगे? मतलब नाउन देखने में कैसा है? प्रॉपर। यूज किसकी तरह हुआ है? कॉमन। तो जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, देखने में प्रॉपर है लेकिन टेक्निकली कॉमन है। लैंग्वेज समझ में क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह आप यूज करते हो, कोई तरीका होता है, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। एक्चुअली वो देखने में प्रॉपर लगता है पर यूज किसकी तरह होता है? कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। तो उस पर रूल किसके लगने चाहिए? देखने के हिसाब से या वास्तव में जो वो है? भाई देखने में कैसा? प्रॉपर, लेकिन यूज किसकी तरह किया? कॉमन। तो जो सेंटेंस में रूल अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, जो नियम कानून लगाएंगे, वो प्रॉपर वाले लगाएंगे या कॉमन वाले लगाएंगे? को बता पाएगा कोई अच्छा स्टूडेंट? बताइए कोई भी कि अगर एक नाउन है, देखने में लग रहा है प्रॉपर लेकिन इस्तेमाल क्या है? कॉमन की तरह, तो उस पर रूल्स प्रॉपर के लगेंगे या कॉमन के लगेंगे? कोई स्टूडेंट बता पाएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। कि अगर कोई नाउन देखने में प्रॉपर है लेकिन इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस के अंदर कॉमन नाउन की तरह, तो उस पर जो रूल्स आप लगाएंगे वो प्रॉपर के लगाएंगे या कॉमन के लगाएंगे? कॉमन के लगेंगे। बिल्कुल सही है कन्हैया लाल, आपके विजय प्रकाश कुमावत, आपका पॉइंट सही है। मतलब जिसकी तरह यूज किया रूल तो उसी के लगेंगे ना। उसमें किसके रूल किसकी तरह यूज कर रहे हैं? कॉमन की तरह, तो रूल किसके लगेंगे? कॉमन। सिंपल सी बात है। अब देखने में वो चाहे प्रॉपर हो, मटेरियल हो, कलेक्टिव, उससे क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं लोग। फिर ये नियम बना क्यों दिया बुक्स में? अक्सर किताबों में पॉइंट लिखा होता है, व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन indefinite article, it means a or n
इज यूज्ड बिफोर दैट नाउन, कि जब एक प्रॉपर नाउन को हम यूज करते हैं सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन उसके साथ में यूज होता है। देखिए ये तरीका क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बुक में अक्सर कह के भाग जाते हैं हम लोग कि प्रॉपर नाउन को किसकी तरह यूज करते हैं, कॉमन नाउन की तरह। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जितने भी कॉमन नाउन है वो सब काउंट होते हैं। ये कल ही बताया था मैंने पॉइंट ऑफ कल की क्लास में, वो काउंटेबल होते हैं और वो काउंटिंग में दो तरह के हो सकते हैं। वो काउंटिंग में या तो सिंगुलर होंगे या फिर वो काउंटिंग में आपके प्लूरल होंगे। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ आप आर्टिकल बोलेंगे ए या एन, और अगर वो प्लूरल है तो आप उसमें लगाएंगे एस या ईएस, मतलब जो भी जिस भी तरीके से प्लूरल बनता है। ये कल बताया था कि जो भी चीज संख्या में एक होती है वो कई भी होती है, जो संख्या में कई होती है वो एक भी होती है, जो चीज संख्या में एक नहीं है वो चीज कई नहीं है, और जो चीज कई नहीं है वो एक भी नहीं। ये पॉइंट मैंने कल डिस्कस किया था, कल की क्लास में आप चेक कीजिए। लेकिन इस सिस्टम को थोड़ा समझें। बुक में कह के चले गए हम लोग कि प्रॉपर नाउन को किसकी तरह यूज करें, कॉमन नाउन की तरह, लेकिन हमें आज ये समझना है कि एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह किस किस पॉइंट में यूज कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी कैटेगरी है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। तो इसके 4-5 पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा इसमें। अच्छा, मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, कुछ बच्चों का ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा होगा वहां से गूगल प्ले स्टोर से जाके। हमने ऐप का जो नाम चेंज करा दिया है, वो कल उसमें अपडेशन हुआ थोड़ा सा, तो उसका नाम चेंज हो गया। उसका नाम हो गया करियर मेकर्स। पहले वो एके मलिक क्लासेस ऑफ इंग्लिश के नाम से ही था, पर उसका नाम चेंज कर दिया, करियर मेकर्स के नाम से हो गया पूरा ऐप वो। तो करियर मेकर्स के नाम से उसे चेक करना अगर कोई स्टूडेंट है। बाकी उसका बाद में पट्टी चल जाएगी, स्क्रॉलिंग हो जाएगा, उसमें नाम उसमें आ जाता है उसका जो नेम वगैरह जितना भी। चलिए पॉइंट देखिए, एक प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम कई मेथड से एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। ये समझिए, सबसे पहला पॉइंट, 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा और बहुत स्टेप बाय स्टेप बता के चलो, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट पाइए इसमें। हमें तो मेनली एग्जाम निकालना होता है, बाकी ना हमें आर्टिकल सीखने ना नाउन सीखने, ना हमें मतलब क्या चीज उसका, हमें एग्जाम बीट करना और एग्जाम के पैटर्न से उस चीज को समझे। बाकी लिटरेचर जिसे पढ़ना हो वो इसके डेप्थ में चला जाए, कोई फायदा नहीं उस चीज को। और जितना पढ़ेगा उसको, ग्रामर को पढ़ेगा, लिटरेचर को पढ़ेगा, उतना डेप्थ में जाएगी, उससे उस चीजों को लॉजिक नहीं बैठता। आपको इंग्लिश नहीं सीखना, आपको कंपटीशन बीट करना है। तो कंपटीशन में आपको 2-4-5 बातें ध्यान रखनी है। टोटल 4-5 रूल्स हैं एक प्रॉपर को कॉमन बनाने के। 4 या 5 रूल्स में बता दूं आपको। पहला पॉइंट समझिए, अगर सेंटेंस में कोई भी नाउन है, कोई भी नाउन, और वो नाउन आपने क्या किया हुआ है, काउंट किया है। ये ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में किसी भी नाउन को आपने क्या किया है, काउंट किया है। अब काउंट तो आप जानते हो ना, यदि किसी भी नाउन को आपने काउंट किया है तो वो कभी भी प्रॉपर नहीं हो सकता, भले वो देखने में कैसा भी नाउन क्यों नहीं है। ध्यान रखिए, अगर किसी भी नाउन को आपने क्या किया काउंट, चाहे वो देखने में प्रॉपर है चाहे वो देखने में कॉमन है, लेकिन अगर जैसे ही तुमने उसे काउंट कर दिया है, सर टॉपिक पूरा कराना नहीं, गारंटी नहीं लूंगा मैं बिल्कुल भी यार, ये यूट्यूब है राजेश मीणा जी, मैं कोई भी गारंटी नहीं लूंगा यूट्यूब के ऊपर। इसमें से जो इंपॉर्टेंट कंसेंट है वो मैं करा दूंगा, जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट आएंगे, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आएंगे इसमें। लेकिन आपको जो पूरा टॉपिक पढ़ाओ, पूरी ग्रामर पढ़ाओ, नहीं, जो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप हमारा ऐप पे जाइए, वहां से आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये फ्री क्लासेस होती हैं और फ्री क्लासेस कभी भी कंप्लीट नहीं होती। मैं झूठा बोल कर भाग जाऊँ आपसे कि नहीं यार मैं पूरा टॉपिक कराऊंगा, पूरी इंग्लिश इस पे कराऊंगा ना, ऐसा नहीं होता। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको कराऊंगा, जो जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको करा दूंगा। शुरुआत से मैं कर लेके चल रहा हूँ। देखिए, नाउन है, अगर किसी भी नाउन को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई भी नाउन आपने क्या किया, काउंट किया है। अब जैसे ही काउंट आप करते हैं तो काउंट करते ही वो नाउन कॉमन बन जाता है। जैसे ही किसी नाउन को क्या किया आपने, काउंट किया, तो काउंट करते क्या बन जाएगा, वो आपका कॉमन बन जाएगा। जैसे समझ इस चीज को, मान लीजिए आपने सेंटेंस बोला, आई हैव met more than 5 Rajiv in this hostel। एक सेंटेंस है, उसने कहा आई हैव मेट मोर देन 5 राजीव इन दिस हॉस्टल। अब इसमें आपने एक नाउन का इस्तेमाल किया, किसका, यहाँ पे लिखा हुआ राजीव। अब देखने में अगर राजीव को देखते हैं, राजीव एक प्रॉपर नेम है, किसी बंदे का नाम होता है, इंडिविजुअल नेम होता है, प्रॉपर नेम होता है। लेकिन राजीव के साथ मैंने क्या लिखा, मोर देन 5, यानी कि राजीव को मैंने क्या काउंट किया। काउंट ही तो रहा ना सीधे साधे पे,
तो एक बहुत सीधा सा पॉइंट होता है, अगर किसी भी नाउन को आपने सेंटेंस में काउंट कर दिया है तो वो कभी भी प्रॉपर नहीं रहता, वो कॉमन बन जाता है। और आपको फिर काउंटिंग पे ध्यान देना है, वो काउंटिंग में कितने हैं। वो काउंटिंग में एक है तो आप यूज करेंगे उसके साथ ए या एन, और वो काउंटिंग में कई हैं तो आप उसका प्लूरल बनाएंगे बेसिकली एस या ई एस। सीधा सा एक पॉइंट ध्यान रखना, चाहे वो नाउन कुछ भी है, चाहे वो आदमी का नाम है, किसी महिला का नाम है, या किसी बंदे का नाम है, कुछ भी नाम है, किसी कंट्री का नाम है, कुछ भी, अगर वो नाउन आपने क्या किया है, काउंट किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई हैव मेट मोर देन 5 राजीव। तो राजीव एक प्रॉपर नेम देखने में लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में मैंने क्या किया, इसको काउंट किया, और काउंट करते ही मुझे राजीव नहीं बोलना है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, राजीव, जिसमें एस जनरेट करना है। तो पहला स्टेप ये ध्यान रखना, जब भी किसी नाउन को हम सेंटेंस में क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे। जैसे और एक और सेंटेंस देखिए, हाउ मैनी मोहित हैव यू स्कॉल्डेड so far? How many मोहित have you scolded so far? ये क्वेश्चन क्या पूछा हमने, यहाँ पे हमने एक बंदे का नाम लिया क्या, मोहित। कहने को मोहित एक प्रॉपर नेम होता है, लेकिन यहाँ मैंने मोहित से पहले क्या लिखा है, हाउ मैनी, यानी मैं किसी इंडिविजुअल मोहित की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कन्हैया लाल जी, मैंने क्या बात किया, हाउ मैनी मोहित हैव यू स्कॉल्डेड सो फार? आज अभी तक तुमने कितने मोहित डांटे हैं। तो यहाँ पर हमने मोहित को क्या किया, एक मोहित की बात नहीं चल रही, ये मोहित बहुत सारे हो गए, तो उस कंडीशन में मुझे मोहित नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मोहित। एक और देखो सेंटेंस में, देयर आर near about there are 50 Amit in my college, and Amit of them is one of the बेस्ट स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो ज्यादातर स्टूडेंट पता उसमें क्या करके आए थे, उन्होंने देखा जो अमित लिखा है वो क्या करिए, अमित से पहले एन को हटा के भागे, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ पॉइंट होता है उन लोगों का कि प्रॉपर नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। रोहित गुचालिया जो भी नाम है, मैं तो आपके नाम में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, तो ये ठीक लिखा आपने जो भी है, नहीं दामित नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो दामित नहीं, उसको कन्हैया लाल जी रुकना, भी मैं बताऊंगा इस पॉइंट को क्या है आपको देखना है। आपने कहा देयर आर 50 अमित, अपने हमने यहाँ पे जिक्र किया अमित का। अब जो अमित है इसमें दो सेंटेंस हमने बनाए, एक तो अमित को लेके सेंटेंस ये बनाया, एक अमित को लेके सेंटेंस हमने ये बनाया, दो सेंटेंस हमने इसमें जनरेट किए हैं। लेकिन यहाँ दोनों को देखो ध्यान से, आपने कहा देयर आर 50 अमित, कितने अमित हो गए 50, तो यानी कि मैंने क्या किया, अमित को काउंट कर दिया, पूरे कॉलेज में कितने अमित हैं 50, तो 50 तो एक से ज्यादा होता है ना, तो ऐसे में मैंने कहा देयर आर 50 के साथ जब आप बोलेंगे तो अमित नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमित्स बोलेंगे। यहाँ पर आपको एस लगाना था, देयर आर 50 अमित्स। अब टोटल अमित है 50, लेकिन उनमें से जो बेस्ट स्टूडेंट्स है कॉलेज के अंदर, उनमें से कितने अमित बेस्ट में है, सिर्फ एक अमित, तो ये उन 50 में से एक हुआ। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये पॉइंट अभी सेकेंडरी पॉइंट में ये डिस्कस करने वाला हूं मैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट ने कहा दा अमित आएगा, दा अमित नहीं, यहाँ पे एन बिल्कुल सही है, ये एन ठीक है, एन अमित ऑफ देम। अब इसी पॉइंट पर आ रहा हूं सेकेंडरी स्टेप में, लेकिन पहला पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपने सेंटेंस में किसी भी नाउन को काउंट किया है तो काउंट करते ही देख लेना, अगर वो काउंटिंग में सिंगुलर जा रहा है तो एन लगेगा, और वो काउंटिंग में प्लूरल जा रहा है तो उसमें एस या ईएस लगेगा। ये प्रॉपर नेम को कॉमन की तरह यूज करने का पहला स्टेप होता है। नेम से पहले दा नहीं आता, ऐसा नहीं है नवनीत जी। आर्टिकल में कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जनरेट मत करना कि आप सटीक एक पॉइंट बना के बैठ जाओगे जी नाम से पहले दा नहीं आता, ऐसा कोई नियम जनरेट नहीं होता है। आर्टिकल में टाइम लीजिए थोड़ा सा। अब पहला पॉइंट समझ जाओगे, सबसे पहला स्टेप ध्यान रखिए कि अगर किसी भी नाउन को हमने क्या किया है, काउंट किया है, तो काउंट होते ही उसमें एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा या ए एन लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज करने का।
सेकंड स्टेप समझ के चलना। अगर आपने यहां पर कोई भी एक नेम लिखा है या नाउन लिखा, मान लीजिए आपने कोई भी नाउन लिख दिया इस टाइप से, और उसके बाद लिखा है ऑफ, ये पॉइंट समझ के चलना। कुछ लोग इसमें ऑफ को अलग तरीके से समझते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं ऑफ के। हाँ, जैसे द गंगा, वो आएंगे पॉइंट समझ के चलिए शुरू। जैसे एक पॉइंट समझो, अगर हमने नाउन बोला, नाउन के साथ बोला हमने ऑफ, अब ऑफ के बाद आपने अगर यूज किए कुछ इस तरह के वर्ड, जैसे ऑफ अस, ऑफ देम, ऑफ यू, एक्सेट्रा, ऑफ अस, ऑफ देम, ऑफ यू, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे, अमित इज द कालिदास ऑफ आवर क्लास, ये गलत सेंटेंस बोला पंकज दास जी आपने। अमित इज द कालिदास नहीं आएगा, इसमें आएगा अमित इज, हाँ समझो, अमित इज अ कालिदास, ए आएगा सेंटेंस के अंदर। ये मेटाफोरिक में मत जाइए। अगर आप बोलोगे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया तो सही है, द आएगा, लेकिन कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ माई कंट्री, सॉरी माई कंट्री दा बन जाएगा, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ माई क्लास तो उसमें ए आएगा। इसलिए टाइम दो, इतने दिक्कत हो जाएगी वरना। अमित इज द कालिदास ऑफ आवर क्लास, गलत सेंटेंस इसमें जाएगा, अमित इज ए कालिदास ऑफ आवर क्लास। तो रुकिए थोड़ा सा, देखो पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला, आई स्टूडेंट ऑफ अस, इसका मीनिंग आप समझ गए क्या होता है? हमने कहा ए स्टूडेंट ऑफ अस, इसका मतलब समझते हैं क्या है? हम में से एक विद्यार्थी, ये तो मीनिंग होगा। स्टूडेंट ऑफ अस का मीनिंग होता है हम में से एक विद्यार्थी, यानी कि कौन एक विद्यार्थी, तो हम कौन है सारे के सारे? सोच सकते हैं आप? यदि मैं कहता हूं स्टूडेंट ऑफ अस, हम में से एक विद्यार्थी, तो एक तो विद्यार्थी हो गया, फिर हम कौन हुए? टेक्निकली हम भी तो विद्यार्थी हुए ना। जैसे अगर मैं कहूं तुम में से एक डॉक्टर, या तुम में से एक नेता, अगर मैं कहता हूं तुम में से एक नेता, यानी अ लीडर ऑफ यू, अ लीडर ऑफ यू, तुम में से एक, कौन एक? नेता। फिर तुम कौन हो? अगर हम बात करें तुम में से एक नेता, तो तुम भी तो नेता हुए ना सारे के सारे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 4-5 टीचर्स, ये भी टीचर है, 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 ये पांचों के पांचों टीचर एक पोडियम पे खड़े हुए हैं, और मैं कहूं इनमें से एक टीचर मेरा भाई है। कौन भाई है? एक टीचर। किन में से? इनमें से। तो जैसे मैं बताऊं इनमें से एक टीचर, तो बात तो एक टीचर की चल रही है, लेकिन ये सारे के सारे टीचर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्टूडेंट हैं, जैसे तुम सारे स्टूडेंट हो और मैं तुम में से कहूं कि तुम में से एक डॉक्टर, हो ही नहीं सकता, तुम तो सारे स्टूडेंट हो ना। तो तुम में से किसी एक की बात करोगे तो स्टूडेंट ही तो होगा ना वो। अगर सब डॉक्टर बैठे हैं, जैसे आप पार्लियामेंट का कभी का सेशन देखते होगे, तो वहां सारे के सारे पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, तो सारे के सारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं। मैं ये नहीं कह सकता तुम में से एक विद्यार्थी, कि मैं असेंबली में पहुंचा, असेंबली में जाता हूं कि तुम में से एक विद्यार्थी, वो सारे के सारे तो लीडर्स हो गए ना, पॉलिटिशियंस हो गए, तो उनमें से जो एक आएगा वो भी पॉलिटिशियन होगा, और वो सारे भी पॉलिटिशियन है। ये समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो लैंग्वेज को समझे, जब भी हम किसी नाउन को लिखते हैं ऑफ अस, ऑफ देम, ऑफ यू, तो ये नाउन और ये लोग एक ही कैटेगरी के होते हैं। जैसा स्टूडेंट ऑफ अस, हम में से एक स्टूडेंट, तो हम सब क्या है? स्टूडेंट है। तुम में से एक लीडर, तो तुम सब क्या हो? लीडर हो। इनमें से एक टीचर, तो ये सारे क्या है? टीचर। आप समझ रहे ना? इसी चीज को आपको ध्यान समझना पड़ता है। लेकिन यहां दिक्कत कब आती है? जब मान लीजिए ये क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में एक लड़का का नाम है अमित, फिर दूसरा का नाम कुछ हो रहा है, फिर किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, इस तरह से फिर एक लड़के का नाम हुआ अमित, फिर औरों के नाम, फिर एक लड़के का नाम और अमित है इस क्लास के अंदर, और ऐसे ही एक लड़के का और अमित नाम है। तो टोटल इस क्लास में कितने अमित हैं? अगर चेक करें 1 2 3 4, कितने अमित हैं? 4। तो यदि सेंटेंस बनेगा तो देयर आर 4 अमित्स इन दिस क्लास। सेम ग्रुप के होंगे सभी, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा 4 अमित्स इन दिस क्लास, कितने हैं? 4 अमित्स हो गए। अब मैंने क्या किया, ये चारों के चारों अमित प्रिंसिपल ने बुला लिए। प्रिंसिपल के पास एक शिकायत गई कि सर कक्षा 12C का एक स्टूडेंट है, अमित नाम का एक स्टूडेंट है, वो कल मंदिर के पीछे स्मोकिंग कर रहा था।
मतलब शिकायत क्या पहुंची कि 12 सी का एक स्टूडेंट है, अमित नाम है उसका जी, और वो मंदिर के पीछे स्मोकिंग कर रहा था। अब प्रिंसिपल ने पियोन भेजा कि 12 सी में से अमित को लेके आओ। अब 12 सी में अमित कितने हैं? 4। ये वापस गया, जाके बोला कि जी वहां तो 4 अमित हैं, तो देयर आर 4 अमित नहीं आएगा, देयर आर 4 अमित्स। अमित मैथ्स लग जाएगा तो समझ जाओगे इसमें। तो प्रिंसिपल के सामने दुविधा आई, प्रिंसिपल ने क्या किया, ये चारों अमित बुला लिए, ये भी बुला लिया, ये भी बुला लिया, ये भी बुला लिया और ये भी बुला लिया। जिसने शिकायत करती उसने शक्ल नहीं देखी, तो उसे बस ये पता था अमित नाम का कोई लड़का है, लेकिन यहाँ पे कितने अमित पहुंच गए? 4। तो प्रिंसिपल इन चारों से क्या कहेगा, तुम में से एक अमित कल स्मोकिंग कर रहा था। अब ये तो नहीं पता ना कौन सा, चारों तो नहीं कर रहे थे, स्मोकिंग कौन कर रहा था? एक। और इनमें से तुम चारों में से कोई सा एक अमित, तो जो सेंटेंस बनेगा इस सेंटेंस के हिसाब से अमित प्रॉपर नहीं है, ये तो कॉमन है, इसका भी अमित नाम है, इसका भी अमित नाम है, इसका भी अमित नाम है, इन चारों का अमित नाम क्या हो गया? कॉमन हो गया, किसी प्रॉपर पे तो आप गए नहीं। तो यदि सेंटेंस बन जाता है इस टाइप से, अमित ऑफ यू, अगर इस टाइप से कोई सेंटेंस लिखा मिले, अमित ऑफ यू was smoking, Amit of you was smoking behind the temple yesterday। अब लैंग्वेज समझो ध्यान से, उसने कहा अमित ऑफ यू, यदि मैं सेंटेंस बोलता सिर्फ इतना, अमित was smoking behind the temple yesterday, तो इसका मतलब होता कि अमित स्मोकिंग कर रहा था, लेकिन उसने क्या लिखा, अमित ऑफ यू। तो इसका मतलब जानते हैं कब बना सेंटेंस? जब बहुत सारे अमित हैं वहां पर और उनमें से कोई से एक अमित ने स्मोकिंग की थी, और पता नहीं कौन सा था, तो उसने चारों के चारों अमित बुला लिए और कहा कि तुम में से कोई एक अमित, तो तुम सब कौन हो? तुम सारे के सारे अमित हो गए, और तुम सारे के सारे स्मोकिंग नहीं करते, स्मोकिंग कौन कर रहा था? एक अमित। तो ऐसी कंडीशन में आपको लिखना पड़ता है ए या एन। लैंग्वेज समझ रहे ना इसमें सेंटेंस में? जैसे ही लिखा होता है ऑफ यू, ऑफ देम, ऑफ अस, भले ही ये नाउन कुछ भी लिखा हो, तो यहां पे लिखा जाएगा एन अमित ऑफ यू। अब बहुत से लोगों को मैंने एक टीचर की क्लास देखी थी यूट्यूब पे, उन्होंने कह दिया कि अगर बेटा ऑफ लिखा है तो ऑफ के साथ हमेशा द लगाना होता है। यार वो हर जगह एक रूल नहीं चलता, हर जगह एक सिस्टम होता है सेंटेंस का, वो एक अलग पॉइंट होता है। वो पॉजेसिव केस की आप बात कर जाते हैं कई बार, जैसे द कलर ऑफ द कार, उसका मीनिंग अलग है। मैं कहता हूँ तुम में से एक अमित स्मोकिंग करता। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं एक साउथ की मूवी देख रहा था, उसमें एक विलन था और उस विलन की किसी से दुश्मनी थी। अब नाम तो मुझे पता नहीं, साउथ के नाम तो तुम्हें पता है कैसे कैसे होते हैं। अब जो विलन था उसकी किसी दूसरे बंदे से दुश्मनी थी, वो उसका एनिमी था। अब इस एनिमी की लड़की जो थी, इसका नाम था श्रुति। अब इसने इस लड़की का नाम तो सुन रखा था, जो श्रुति नाम की लड़की थी इसकी, मैं श्रुति को ऐसा से बना देता हूं यहाँ पे, इसकी लड़की का नाम था श्रुति। अब इसने इस लड़की को किडनैप करना था, लेकिन इसने इस लड़की की कभी शक्ल नहीं देखी थी, कुछ नहीं, बायोडाटा कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये बहुत बड़ा डॉन था। तो इसने क्या किया, इसने अपने गुंडे लगा दिए पूरे शहर में और चेक करवाया कि इस शहर में जितनी भी श्रुति लड़कियां हैं सबको उठा लो। तो वो 500 श्रुति को उठा के ले आए। ये लैंग्वेज समझे? श्रुति हसन नहीं थी, हाँ श्रुति हसन थी। उसने क्या किया, कितनी श्रुति उठा ली? 500। तो श्रुतिज हो जाएंगे वो। लेकिन अब वो 500 की 500 एक कमरे में आई, सारी की सारी उसने वहां बैठा ली एक ही कमरे में बुला के, और फिर ये विलन यहाँ पहुंचा। इसने कहा तुम में से मुझे सिर्फ एक श्रुति से मतलब है, बाकी 499 अपने घर जा सकती है। यानी कि यदि इन सारों को देखें तो सारे कौन है? सारी श्रुति है ये, और इनमें से किसी एक को चाहिए ना, तो उस कंडीशन में कोई सी एक श्रुति होती है, तो ए श्रुति ऑफ यू। ये लैंग्वेज समझो ना, ए श्रुति ऑफ यू। ए श्रुति ऑफ यू का मतलब तुम में से कोई एक श्रुति, तो ये सारी की सारी श्रुति हो गई। तो पॉइंट क्या है, ये नाउन भले ही कुछ भी क्यों नहीं है, अगर ये तुम में से कोई एक है तो तुम सब यही हो। जैसे तुम में से कोई एक विद्यार्थी, तुम सारे विद्यार्थी हो। तुम में से एक डॉक्टर, तुम सारे डॉक्टर हो। तुम में से एक श्रुति, तुम सारे फिर श्रुति ही हो। तुम में से एक मोहित, तुम सारे के सारे मोहित हो। ये समझ रहे ना? तो ऐसी कंडीशन में जो अंग्रेजी बनती तो बनता ए श्रुति ऑफ यू, जैसे यहां बना एन अमित ऑफ यू, तुम में से एक अमित। ये पॉइंट समझ जाएंगे आप लोग? अच्छा, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला 5 रोहित ऑफ देम। इसका मतलब क्या है? उन सब में से
कितने रोहित? 5। इसका मतलब वे कितने हैं? ये बहुत सारे हैं, ये 20 लोग हैं और 20 के 20 का नाम क्या है? रोहित। और उनमें से कितने चोर थे? 5 रोहित ऑफ देम वर डॉक्टर्स। यदि मैं कहूं कि उनमें से, तुम में से, हम में से, तुम में से एक रोहित डॉक्टर है, कितने रोहित डॉक्टर है? एक। तो मैं बोलूंगा ए रोहित ऑफ यू। तुम में से 5 रोहित डॉक्टर, तो मैं क्या बोलूंगा? 5 रोहित्स ऑफ यू। तो 5 हो गए ना, तो 5 तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? रोहित्स। वर्ड जाएगा 5 रोहित्स ऑफ देम या 3 रोहित्स ऑफ देम। काउंटिंग देख लेना, अगर सिर्फ एक है तो वर्ड बोलेंगे ए रोहित ऑफ देम, 2 हो गए तो 2 रोहित्स ऑफ देम। ये किसी प्रॉपर को कॉमन बनाने का पैटर्न होता है। ये समझ जाएंगे पॉइंट। उसमें 2 स्टेप होता है। पहला नाउन, अगर आपने किसी भी नाउन को क्या कर दिया? काउंट कर दिया। जैसे ही आप सेंटेंस में किसी नाउन को काउंट करते हैं तो काउंट करते ही वो नाउन आपका कॉमन बन जाता है। उसकी काउंटिंग के हिसाब से आप समझिए, एन आ जाएगा सिंगुलर के साथ में, एस आ जाएगा प्लूरल के साथ में। या किसी नाउन को आपने लिखा नाउन ऑफ देम, नाउन ऑफ अस, नाउन ऑफ यू, अगर ऐसा पॉइंट आप लिखते हैं सेंटेंस के अंदर तो फिर आपको भी आर्टिकल बोलना पड़ेगा। उनमें से एक है तो एन, उनमें से बहुत सारे हैं तो फिर एस या ईएस। ये समझ जाएंगे आप लोग। जैसे यदि यहां भी आप चेक करोगे तो इसमें भी कई स्टूडेंट के नाम कॉमन निकल के आ जाते हैं। तो उनमें से अगर सारों की बात करें तो प्लूरल जाएंगे, किसी एक आधे की बात करें तो वो आपका सिंगुलर जाएगा। तो ये 2 स्टेप बताइए। अब आइए थर्ड स्टेप पे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट से समझिए इसके अंदर। पहला दूसरा पॉइंट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। किसी को डाउट हो इसमें पूछ लीजिए, फिर थर्ड स्टेप पे आते हैं इसमें। अरे क्लियर है ना पॉइंट यहां तक? ये बता दिया करो क्लियर है नहीं है। वो क्लियर है तो क्लियर है, लेकिन तो नहीं है तो पूछ लो एक बार। लेकिन पूछना छोटा मोटा पॉइंट, पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। नो डाउट। चलिए आगे पॉइंट आइए, थर्ड स्टेप पे आते हैं। एक और पॉइंट है जहां पे हम किसी प्रॉपर नाउन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस लड़के ने एक सेंटेंस दिया था, अमित इज अ कालिदास, इस टाइप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोगों को दिक्कत कहां पे आती है, इसको मैं शॉर्टकट के थ्रू समझा देता हूं। इंग्लिश समझ नहीं आती है तो सॉफ्ट, तो इसका तो कोई और तरीका देखना पड़ेगा, फिर तो आपको हिंदी पढ़नी चाहिए। 2 ही तरीके, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आते तो या तो इंग्लिश पे बहुत अच्छी मेहनत करो, क्या नाम है, नागेंद्र ठाकुर जी, या तो मेहनत करो इंग्लिश पे। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, आपने भरसक मेहनत कर ली फिर भी समझ नहीं आया तो लाइन चेंज करो। दूसरा तो कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि लैंग्वेज समझिए, मैं पॉइंट को समझने की कोशिश करना, हमें कंपटीशन बीट करना है। अंग्रेजी से मतलब नहीं है। मैं बहुत थोड़ा सा कटाक्ष बोलने वाला बंदा होता हूँ। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला जी मुझे तो ABCD भी नहीं आती, इंग्लिश सिखा दो। यार अंग्रेजी थोड़ी सिखाता हूँ, चीजें समझ, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ। मेरा पर्पस है कि आपको कंपटीशन बीट करना। जब आपने कंपटीशन फिल किया तो ऐसा कंपटीशन फिल करते इसमें इंग्लिश आती है, तो ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आती होगी। लेकिन अगर आपको जोरासी भी इंग्लिश नहीं आती, तो बहुत एग्जाम्स ऐसे हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, आप समझिए, मेहनत कीजिए, सीख जाओगे। आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आ ही नहीं सकती। आप मेहनत पूरे बरसक कर रहे हो, जबरदस्त आपने मेहनत की, फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आती, बहुत मेहनत की फिर भी इंग्लिश नहीं आती, तो फिर आपकी लाइन गलत है। फिर हिंदी वाला एग्जाम दीजिए, क्योंकि मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती ना, आपकी फिर टैलेंट कुछ ना कुछ और होगा। सभी को एक चीजें नहीं आती कभी। मैं मार्शल आर्ट नहीं कर सकता, मैं वेट लिफ्टर नहीं बन सकता, तो एक हर चीज की लाइन हर किसी के लिए नहीं होती। हो सकता है तुम इंग्लिश के लिए ना बने हो। देखिए पॉइंट को समझिए। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इंग्लिश अंदर जाएगी तो इंग्लिश बाहर आएगी। वेरी गुड। लॉकडाउन में तुम्हें तो दारू की साथ याद आ गई, इंग्लिश अंदर जाएगी तो इंग्लिश बाहर आएगी। पर ये तो मैंने एक डायलॉग मारा था कभी क्लास के अंदर। देखो पॉइंट देखिए, सिस्टम क्या है। जब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। या मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। आपने 12th पास किया होगा और 12th में एक सेंटेंस पढ़ाया जाता है मेटाफर में। ये पढ़ोगे आपने फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में कंटेंट आता है मेटाफर। एक मेटाफर होता है उसमें। मेटाफर में क्या करते हैं हम लोग, एक सेंटेंस जो सुनने मैं बता देता हूँ। इस टाइप का सेंटेंस था जो एक स्टूडेंट ने भी पूछा था। वहां एक सेंटेंस होता है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये एक सेंटेंस होता है। अब इस सेंटेंस में क्या किया गया, देखो शेक्सपियर भी किसी आदमी का नाम है, समझ रहे हैं, और कालिदास भी आदमी का नाम है। तो हमने क्या किया, शेक्सपियर के नाम के साथ क्या लिख दिया, द लिख दिया, कालिदास के साथ दा नहीं लिखा। इसके टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे हैं।
लेकिन ये पॉइंट क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। ऐसा क्यों होता है कि हमने यहाँ पर दा लिखा और इसका बनाने का पैटर्न क्या है। मैं हर क्लास में समझाता हूँ इस पॉइंट को, जो नॉर्मल क्लास में समझाता हूँ वही एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आपने क्रिकेटर का नाम सुना है विराट कोहली। विराट कोहली टेक्निकली क्रिकेटर है, वर्ल्ड में नाम है, और इस बंदे को सभी जानते हैं। जैसे एक बॉडी बिल्डर हुए हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सभी जानते हैं। और श्वार्ज़नेगर की स्पेलिंग लिखते रहना जो भी आपको लिखनी है, अजीब सी है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक बॉडी बिल्डर है, सभी जानते हैं। जैसे ब्रूस ली, ब्रूस ली एक फील्ड से रिलेटेड है। कौन से फील्ड से है ब्रूस ली, बताना एक बार। ब्रूस ली का नाम सुना है आपने, तो ब्रूस ली कौन से फील्ड से रिलेटेड है, पता है किसी को? मैं कुछ नाम बताऊंगा, उनके अपने अपने कुछ ना कुछ फील्ड होते हैं जो अपने फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रूस ली किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, किसी को नहीं पता? जय किशन अलंकार, किसी की भी फेमस सेलिब्रिटी की बड़े लेवल पर कंपेयर करें तो आएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ब्रूस ली का पूछ रहा हूँ, ब्रूस ली किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्शल आर्ट, जूडो कराटे अब बड़े सर जी तुम भी तो बॉडी बिल्डर हो। नवनीत सिंह, बेहतरीन बात। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मार्शल आर्ट से नरेंद्र मोदी किससे रिलेटेड है? नरेंद्र मोदी कुंफू से यह आवाज लेट जा रही होगी तुम्हारे पास में। नरेंद्र मोदी किससे रिलेटेड है बताइए? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। अब पॉइंट क्या है, कुछ ऐसी हस्तियां हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने फील्ड को अपने नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर दिमाग में आएगा तो एकदम क्रिकेटर दिमाग में जाता है, क्रिकेट दिमाग में जाता है। महेंद्र सिंह धोनी दिमाग में एकदम क्रिकेट दिमाग में जाता है। तो कुछ फेमस पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को फील्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, समझ रहे? जैसे नरेंद्र मोदी दिमाग में आएगा, पॉलिटिक्स आती जाती है एकदम। तो चीजें क्या है, कालिदास को सोचते क्या दिमाग में आता है आपको? पोएट। शेक्सपियर को सोचते क्या आएगा? ये भी एक पोएट था, मतलब एक लिटरेरी टर्म से रिलेटेड बंदा था। इसने तो ड्रामा रामा बहुत सारे किए क्या इसमें तो, लेकिन फिर भी मैं तो पोएट ही मान लेता हूँ अपना। ये भी पोएट मान लिया मैंने और ये भी पोएट मान लिया, मतलब ये दोनों लिटरेचर के बंदे हैं। ऐसा नहीं कि शेक्सपियर नाम आया भाई साहब बॉडी बिल्डर दिमाग में आ गया तुम्हारे, कि मैंने कहा कालिदास शेक्सपियर है इंडिया का और दिमाग में घुस गया आपके WWE के फाइटर्स कि कालिदास भी WWE का फाइटर है, शेक्सपियर WWE का फाइटर था। तो समझ लेना इस चीज को। तो ऐसा जो कंटेंट होता है, कभी कभी क्या होता है, बड़ी फेमस पर्सनालिटीज किसी एक बड़े फील्ड को रिप्रेजेंट कर जाते हैं और उसी पॉइंट से आपको आर्टिकल्स उठाने पड़ते हैं। अब एक पॉइंट समझो, विराट कोहली रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट को, और मैंने एक सीधा सा पॉइंट बोला। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा कि तुम, उसको कहा तुम, यू आर विराट कोहली ऑफ माई विलेज। अब देखो दो सेंटेंस लिखे, मैंने लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और यहां लिखा यू आर विराट कोहली ऑफ माई विलेज। आप सुन रहे मैं क्या करूं? दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं, इसमें सिमिलैरिटी मान लेते हैं कि ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। इसमें कालिदास लिखा, वो कह रहा है इसमें यू लिखा, चलो मैं नाम लिख देता हूं। मैंने यू ना लिख के मैंने यहां पे लिख दिया रवि। रवि इज विराट कोहली ऑफ माई विलेज। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और रवि इज विराट कोहली ऑफ माई विलेज। ये दोनों सेंटेंसेस एक ही तरह के हैं या इनमें कुछ फर्क है? बस अगर ये फर्क आप समझ गए तो सेंटेंस समझ जाओ। यदि मैं कहता हूं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और रवि इज विराट कोहली ऑफ माई विलेज, माई फ्रेंड इज द विराट ऑफ माई विलेज, ये पंकज दास जी गलत हो गया सेंटेंस, ये एरर है सेंटेंस में। विजय भाई मैं तो बहुत पुराने बैच से हूं, केडी में हरिंदर सर और मलिक सर। पुरानी यादें दिला रहे हो तुम तो, हरिंदर सर मलिक सर का बैच था उससे हूं। चलो चलो बच्चे, क्या फर्क है देखो पॉइंट तुमने, कालिदास और शेक्सपियर और इधर है रवि और विराट कोहली। और देखो यहाँ पर कालिदास शेक्सपियर कहाँ का? इंडिया का। और यहाँ पे रवि विराट कोहली कहाँ का है? गांव का। अब लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, यहां ना तो विराट कोहली की बात चल रही है ना यहाँ पे शेक्सपियर की बात चल रही है, क्योंकि शेक्सपियर इंडिया का नहीं है। इंडिया का कौन है? कालिदास। लेकिन जितना शेक्सपियर फेमस है किसी दूसरी कंट्री में, उतना ही इंडिया में कौन फेमस है? कालिदास।
जितना रवि मतलब विराट कोहली फेमस है किसी फील्ड को लेके, उतना ही रवि है। रवि विराट कोहली के इक्विवेलेंट है, कालिदास शेक्सपियर के इक्विवेलेंट है, लेकिन लैंग्वेज समझिए, यहां पे रवि विराट कोहली है कहां का? गांव का। अब भारत में कितने गांव हैं? अगर मैं बात करता हूं जैसे भारत है, पूरे इंडिया में कौन है? कालिदास की बात चल रही है। यहां पे बात किसकी चल रही है? गांव की। भारत में गांव कितने? भाई यदि हम अपने जिले में ही देख लें, जिले में ही हजारों गांव मिल जाते हैं, और पूरे स्टेट में जाओगे, स्टेट के बाद अलग अलग स्टेट में जाओगे, पूरी कंट्री में जाओगे, तो लाखों करोड़ों में गांव मिलेंगे आप लोगों को जाके। मान लीजिए 10 लाख गांव है, और हर गांव से एक विराट कोहली निकलेगा, तो कितने विराट कोहली हो गए इंडिया में भाई? आप लैंग्वेज समझ रहे क्या करूं? भाई भारत में 10 लाख गांव, मैंने ऑन एवरेज मान लिया 10 लाख गांव वाले, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर मैंने 10 लाख मान लिए। अगर 10 लाख गांव है, ये विराट कोहली है कहां का? गांव का। तो अगर हर गांव से विराट कोहली निकलने लगे, जैसे इस गांव से तो कौन हो गया? रवि हो गया। फिर थोड़ी दूर जाते 1 किलोमीटर पे एक गांव और है, वहां का कोई और होगा। फिर थोड़ी दूर हो जाती है, एक विराट कोहली और होगा। तो यानी कि यदि हम हर गांव से एक विराट कोहली निकालने लगे, तो टोटल कितने विराट कोहली निकल जाएंगे इंडिया में? 10 लाख। तो विराट कोहली 10 लाख हो गए, तो कॉमन हो गए ना। मतलब फिर वो प्रॉपर कहां रह गया? विराट कोहली तो इंडिया में इंडिविजुअल बंदा है भाई, एक अलग बंदा है, विशिष्ट बंदा है। कभी कभी पैदा होते हैं ऐसे लोग, लेकिन इसके जैसे रवि जैसे कितने हो गए? रवि जैसे तो 10 लाख हो गए ना। तो यहां हमने क्या किया? यहां हमने विराट कोहली को यूज किया है कॉमन नाउन की तरह। और इसका मैं टेक्निक बता देता हूं आपको, छोटी सी टेक्निक क्या है। या तो इसे डिटेल में लेके जाओ, डिटेल में जाओगे तो आपको पूरा मैथ समझना पड़ेगा, मैं इतना डेप्थ यहाँ पे जा नहीं रहा हूं। मैं तो एक ट्रिक बता रहा हूं आपको जो करना है। एक चीज याद रखिएगा, यदि एक फेमस पर्सनालिटी है, बड़े साइज से फेमस को याद रखना, और इधर भी एक फेमस पर्सनालिटी है, जैसे मैंने बोला कालिदास शेक्सपियर, ना कालिदास को छोटा मोटा आदमी था, ना शेक्सपियर को छोटा मोटा आदमी है। और देखो कंपैरिजन बहुत बड़ी जगह में हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, ये बंदा है कालिदास, ये बंदा है शेक्सपियर, और ये है इंडिया। यानी मैंने कालिदास को शेक्सपियर कहा इंडिया का, तो ये बहुत विशिष्ट लोगों की बात है। ऐसी कंडीशन में आपको इस नाम के साथ में द लिखना होता है। इस सेंटेंस जाएगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसा आपने बोला कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लेकिन अगर मैंने एक बड़े से आदमी का नाम लिया, लेकिन एक छोटे से आदमी के साथ लिया, जैसे मैंने बोला था रवि, और यहां मैंने बोला था, ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ रवि, और यहां मैंने बोला था विराट कोहली। एक रवि, एक विराट कोहली, और देखो ये स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, ये है विलेज। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ता है। अगर एक विशिष्ट आदमी का नाम विशिष्ट आदमी के साथ बड़ी जगह पे लिया जाता है, तो आपको द बोलना पड़ेगा। लेकिन एक मामूली से आदमी का नाम छोटी सी जगह में बड़े आदमी के लिए लिया जाता है। जैसे तुम हमारी गली के सलमान खान हो, तुम कौन हो? सलमान खान, लेकिन कहां के? गली के। तो गली बदलते ही सलमान खान बदल जाएगा फिर तुम्हारे जैसा। इस गली में तुम हो, अगली गली में कोई और मिलेगा, तो तुम तो कॉमन आदमी हो। लेकिन मैं कहूं तुम हमारे मतलब आधुनिक भारत के सुभाष चंद्र बोस हो, तो तुम हो क्या? हो सुभाष चंद्र बोस, बहुत बड़ा आदमी, और कहां के? आधुनिक भारत। तो यानी कि तुम्हारा नाम कब इधर है? भारत में जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दा बोलना पड़ेगा। सर कहां चले गए आप? पहले भी क्या दिन थे आपके बैच में जगह नहीं मिलती थी जयपुर में? अंकित यादव, नहीं मैं तो अभी भी भारत में ही हूँ। तो अभी भी इंडिया में ही है आप, मतलब तुम अभी भी पढ़ रहे हो इतने दिन से? विद कंटिन्यूटी यार, कंटिन्यूटी रखो। चलो अंकित यादव, चलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लैंग्वेज समझिए। कालिदास को मैंने कहा कालिदास शेक्सपियर है इंडिया का, तो एक बड़े लेवल के बंदे की बात, बड़े लेवल के बंदे से बड़ी जगह पे द बोलेंगे। लेकिन एक मामूली आदमी की बात बड़े आदमी के साथ में मामूली जगह पे, तो ये मामूली लोग हो गए। ऐसी कंडीशन में आपको ए बोलना पड़ेगा। यदि मैंने सेंटेंस बोलता रवि इज विराट कोहली ऑफ माय विलेज, तो मैं बोलूंगा रवि इज ए विराट कोहली ऑफ माय विलेज। लेकिन अगर मैं कहूं कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो मुझे बोलना पड़ेगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अच्छा, इस पे थ्योरी अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से देते हैं, तो फिलहाल आप थ्योरी पे मत जाना, चार्ट को फोकस करने की कोशिश करो। यदि एक विशिष्ट व्यक्ति, एग्जांपल के तौर पर समझिए इस बात को, इस एग्जांपल से समझो। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला
सूरदास, ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा आपको। सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया। अब देखो मिल्टन भी एक पोएट था, अंधा था, सूरदास भी एक पोएट था, अंधा था। सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया, सूरदास क्या था, मिल्टन था, कहां का था, इंडिया का। सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया। अब ऐसी कंडीशन में सूरदास कोई छोटा मोटा आदमी है, मिल्टन भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, सूरदास भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये भी एक बड़ा आदमी है, ये भी एक बड़ा आदमी है। और देखो बात कहां चल रही है, इंडिया में। तो जिसका नाम इंडिया में चल रहा है तो छोटा मोटा तो नहीं होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे, सूरदास इज, क्या आना चाहिए बताइए भाई, सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया, क्या आना चाहिए इसे बताएं। सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। एक और सेंटेंस देखना, अगर मैं कहूं राहुल इज नरेंद्र मोदी ऑफ माई कॉलोनी, ये वो राहुल नहीं है जो तुम समझ गए, ये समझ लेना, ये वो वाला राहुल नहीं है, वो राहुल तो अलग है, उसकी बात नहीं, वो भी फेमस आदमी है, ये भी फेमस आदमी है, लेकिन वो कॉलोनी का नहीं है। बात कर रहा हूँ राहुल इज नरेंद्र मोदी ऑफ माई कॉलोनी। राहुल जो है वो नॉर्मल लड़का है, कहाँ का लड़का है, कॉलोनी का लड़का, मेरी कॉलोनी का है। अब जो तुम राहुल सोच रहे हो वो राहुल वो वाला राहुल नहीं है, कभी इसे गांधी परिवार से जोड़ लो आप इसमें। मैंने बोला राहुल इज नरेंद्र मोदी ऑफ माई कॉलोनी, राहुल कौन है, नरेंद्र मोदी है, लेकिन है कहाँ का, ये मेरी कॉलोनी का, यानी कॉलोनी बदल जाएगी तो इसकी वजह से नरेंद्र मोदी बदल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे, राहुल इज ए नरेंद्र मोदी, इसमें जाएगा राहुल इज अ नरेंद्र मोदी ऑफ माई कॉलोनी। तो ये आपको ये देखना पड़ता है स्टैंडर्ड कहाँ है बंदे का, उसका स्केल क्या है। वो बड़े स्केल पे जा रहा है तो दा लग जाएगा, वो मामूली स्केल पे रह रहा है तो उसमें ए लग जाएगा। जैसे एक लड़के ने भी पूछा था, सेंटेंस आया था उसमें, तो वो सेंटेंस में ए यूज करना था उसमें, क्योंकि वहां पे क्लास लिखा हुआ था। एक और सेंटेंस देखिए, देखिए शी इज किसका नाम ले, राहुल की मम्मी का नाम क्या, राहुल गांधी की मम्मी का, यार नाम भूल गया, तो मेरी जीएस खराब हो जाएगी। राहुल गांधी की मम्मी का नाम क्या है, कोई बताएगा, सोनिया गांधी। शी इज सोनिया गांधी ऑफ योर फैमिली। अनुष्का शर्मा आप बेटे हमने कहा शी इज सोनिया गांधी ऑफ योर फैमिली, है तुम्हारे परिवार की सोनिया गांधी है। सोचिए सेंटेंस में क्या आना चाहिए, शी इज सोनिया गांधी ऑफ योर फैमिली, वो तुम्हारे पर हो गई। ये मुझे नहीं पता नाम क्या है इसका, कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन इसके स्टैंडर्ड देखो, कहाँ के स्टैंडर्ड की बात चल रही है, सिर्फ फैमिली की बात चल रही है, ये तुम्हारी फैमिली तक सीमित हो गई ना। तो ऐसी कंडीशन में आप दाने लगा सकते हो, क्या बोलना पड़ेगा, शी इज ए सोनिया गांधी ऑफ योर फैमिली, इसमें ए जनरेट होगा, शी इज ए सोनिया गांधी ऑफ योर फैमिली। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं शी इज सोनिया गांधी ऑफ कनाडा, शी इज सोनिया गांधी ऑफ कनाडा, तो इसमें क्या आना चाहिए बताइए भाई। अब यहां भी शी है, मुझे नहीं पता क्या नाम है, लेकिन ये भी सोनिया गांधी, ये भी सोनिया गांधी, कहां की, ये तुम्हारे परिवार की, और ये कहां की है, कनाडा। कनाडा क्या है, कंट्री। तो ऐसी कंडीशन में क्या जाना चाहिए, शी इज द सोनिया गांधी, क्योंकि इस महिला का नाम अब पूरे कनाडा में हो रहा है, इसका नाम सिर्फ तुम्हारी फैमिली में, कोई फैमिली से बाहर कोई जानता भी नहीं है, कॉमन सी बंदी, इसमें ए आएगा, लेकिन इसका नाम क्या है, पूरे कनाडा में चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, द आएगा, शी इज द सोनिया गांधी ऑफ कनाडा। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने चाहिए, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया इसमें। पहला पॉइंट समझ गए, काउंट कर दिए, दूसरा पॉइंट ऑफ लगा के द युम देम वेम जो भी लगाना उसके हिसाब से, तीसरा पॉइंट आपने उसमें यूज करना है, ये देखना बड़े व्यक्ति है छोटा व्यक्ति, हालांकि इसमें और भी कंटेंट होते हैं छोटे मोटे, उनको डिस्कस कर लेंगे इसमें जो भी होता है, लेकिन फिलहाल के तौर पे ध्यान रखिए, जब भी हम एक बड़े स्केल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यूज करना पड़ता है द। मामूली स्केल पे लोगों की बात करते हैं तो उसमें आता है ए या एन। और उसका लास्ट एक पॉइंट और समझिएगा, ये प्रॉपर को कॉमन बनाने का एक थर्ड पॉइंट तो मैंने बता दिया, फोर्थ पॉइंट और होता है इसमें, एक कंसेप्ट होता है सरनेम। सरनेम, हालांकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जाके।
जब बड़े व्यक्ति का नाम छोटे के साथ हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप ये थोड़ी कह सकते नरेंद्र मोदी भारत का AK मलिक है, ये कैसे कर दोगे भाई? आप समझिए इस चीज को। बड़े आदमी का नाम छोटे आदमी के नाम के साथ कैसे ले जाओगे? क्योंकि छोटे आदमी की जिसकी पहचान नहीं है उसको पहचान देने के लिए बड़े, जैसे कहते ना तुम हमारे टीम के विराट कोहली हो, अभी तो नहीं कह सकते ना विराट कोहली को खड़े होगे कहोगे कि तुम भाई साहब हमारे यहाँ के राहुल हो। मतलब ये लैंग्वेज समझना, बड़े छोटे को समझ के चलिए। छोटे आदमी को पहचान की जरूरत होती है, बड़े को पहचान की जरूरत नहीं होती। विराट कोहली को किसी पहचान की क्या जरूरत है? मेरे जैसे क्रिकेटर को पहचान की जरूरत पड़ेगी ना। सरनेम जो होता है, ये पॉइंट आप समझ के चलें, जो आपका नाम है XYZ, जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए एक नाम है राहुल गुप्ता, किसी बंदे का नाम है राहुल गुप्ता, तो है देखो दो नाम लिखे हैं, एक लिखा है राहुल, एक लिखा है गुप्ता। ये इसका फर्स्ट नेम है और ये इसका सरनेम है, एक फर्स्ट नेम और एक सरनेम। इन दोनों में एक फर्क होता है फर्स्ट नेम सरनेम में। मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, और इस फैमिली में क्या है कि 4-5 लोग हैं, 6 लोग मैंने मान लीजिए, फैमिली में 6 आदमी हैं, और ये फैमिली का सरनेम है गुप्ता। तो इनमें से जो गुप्ता है वो कौन है? मैंने 6 आदमी लिखे हैं यहां पर, उस फैमिली का सरनेम है गुप्ता, तो वो जो गुप्ता है वो ये है, ये है, ये है, या सभी है? जो गुप्ता है, गुप्ता इनमें से कौन है? सभी है या कोई एक आध गुप्ता है? जैसे तुम्हारे सरनेम में बता देता हूँ जो लिख रहे हैं, जैसे पंकज दास एक सरनेम आ रहा, पंकज दास, तो ये अगर जैसे चित्रा शर्मा, तो तुम्हारी फैमिली में शर्मा कितने हैं? अगर चित्रा शर्मा है, जैसे चित्रा शर्मा है, मुकुल शर्मा है, या अंकित शर्मा है, तो शर्मा को 3-4 है, जितने भी सारे के सारों के नाम के साथ शर्मा लगा हुआ है। मतलब समझ रहे ना क्या कर रहा हूं? सरनेम को समझिए। सरनेम जो होता है वो किसी एक का नहीं होता है, उस फैमिली में जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग शादी करके आएंगी, महिलाएं, मतलब लोग तो नहीं आएंगे, महिलाएं जो आएंगी, जितनी भी महिलाएं शादी करके आएंगी, देखो उनका भी नाम गुप्ता बनेगा, जिसका नाम था गुप्ता। तो इस फैमिली में जितने भी आए और जितने भी अब पैदा होंगे सब गुप्ता है। यानी जो सरनेम होता है वो किसी इंडिविजुअल का नेम नहीं है, सरनेम क्या है? पूरी फैमिली का नेम है। सरनेम जो होता है वो किसी एक का नहीं होता है, उस फैमिली में जितने भी आएंगे बाहर से शादी करके या जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबको उसी सरनेम से जाना जाएगा। सरनेम डिनोट्स फैमिली, किसी एक बंदे को नहीं कहते हम लोग। लेकिन अगर मैं कहूं इसमें से राहुल गुप्ता, तो राहुल गुप्ता कोई एक होगा, जो राहुल गुप्ता होगा वो कोई एक होगा। लेकिन अगर मैं कहूं गुप्ता, तो गुप्ता सारे के सारे गुप्ता ही गुप्ता हैं। लैंग्वेज समझ आओगे? तो इसमें अक्सर एक क्वेश्चन आता है, हालांकि इसमें कोई एरर होती नहीं है इस तरह के सेंटेंस में, पर अक्सर एक इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन इसमें बनता है। हाँ, सरनेम कॉमन होता है, बिल्कुल सही। इसमें इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन बनता है, वो सेंटेंस इस टाइप से बनाता है, मिस्टर गुप्ता, और मिस्टर गुप्ता के नीचे कर देगा अंडरलाइन। टर्म बहुत है इसके बारे में समझने के लिए, मैं तो बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ। उसने कहा मिस्टर गुप्ता हैज बीन सस्पेंडेड। अब अगर सेंटेंस इतना ही होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस के अंदर कोई खास एरर सेंटेंस में नहीं है, ठीक है, बोल देते हैं इस तरह का सेंटेंस, बोलचाल में चलता है, स्पोकन में चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर गुप्ता हैज बीन सस्पेंडेड, वो एक आइडेंटिफाइड होता है जिसके बारे में बोला। लेकिन अगर इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए तो एग्जामिनर यहाँ आर्टिकल की प्रॉब्लम पूछता है, कई बार वो पूछता है ए मिस्टर गुप्ता, एक ऑप्शन पूछता है वो एन मिस्टर गुप्ता, एक ऑप्शन पूछता है वो द मिस्टर गुप्ता, और एक पूछता है वो नो इंप्रूवमेंट। इस तरह का एक सेंटेंस आता है। ये ज्यादातर एग्जाम से मैंने देखा है, प्रीवियस पेपर में आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से कि मिसेस खन्ना लिखा होता है, मिसेस खन्ना के नीचे अंडरलाइन होता है, तो उसमें क्या करता है वो ऑप्शन बनाता है इस टाइप से। उसने कहा मिस्टर गुप्ता हैज बीन सस्पेंडेड। अब एक गुप्ता साहब की फैमिली है, इसमें ये 10-5 जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग हैं, तो इनमें से गुप्ता तो सारों में से सारे गुप्ता है ना, तो मैं कहूं मिस्टर गुप्ता हैज बीन सस्पेंडेड, जो गुप्ता है वो क्या हो गए? सस्पेंड हो गए। तो इनमें से कौन सा गुप्ता सस्पेंड हुआ है? क्वेश्चन तो एक ही हुआ है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये अंडरलाइन करके आपसे पूछ रहे हैं तो आपको आर्टिकल की जरूरत पूछी जा रही है। अगर वो सरनेम पूछ रहा है, तो अगर इंडिविजुअल सरनेम है तो उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा ए मिस्टर गुप्ता।
वो ए और एन आप साउंड के हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें देखिए मिस्टर गुप्ता हैज बीन सस्पेंडेड, लैंग्वेज समझिए। अच्छा अगर मैं कहूं, अगर शादी का कार्ड आता है और शादी के कार्ड में क्या हुआ कि एक शादी का कार्ड आया, गुप्ता साहब के घर पे पहुंचा शादी का कार्ड, और इन्होंने क्या किया, सारे के सारे चल दिए, एक भी नहीं रखा घर में, सब घर पे ताला मार के सारे के सारे चल दिए। और वहां पे बारात पे पहुंचे, तो वहां पे जो बारात पे पहुंचे थे ये सारे के सारे लोग, तो क्या कहेंगे, गुप्ता साहब की फैमिली आ गई। तो यहां पे मुझे बोलना पड़ेगा द गुप्ताज, द गुप्ताज हैव कम। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुप्ताज जो है सरनेम है, सरनेम अगर सबके सब चल दिए, सबके सबको इंडिकेट कर दिया गया, जैसे मैंने कहा गुप्ता साहब की फैमिली को भी इनवाइट करो, तो गुप्ता को, किसी एक को गुप्ता को नहीं, क्या करना, मुझे पूरी फैमिली को इनवाइट करना है, तो द गुप्ताज, फिर वो दा बन जाता है, एस लग जाता है, द गुप्ताज, ये लैंग्वेज समझे। और अगर मैं कहता हूं कि गुप्ता साहब की फैमिली थी 7-8-10 लोग थे इस फैमिली में, और इनमें से एक मर गया, अब ये नहीं पता वो कौन सा मरा है, तो उस कंडीशन में आएगा ए मिस्टर गुप्ता हैज एक्सपायर्ड, ये मिस्टर गुप्ता हैज पास्ड अवे। समझेंगे इस पॉइंट को। तो द गुप्ताज कब आना है, जब मैं सारी फैमिली को काउंट कर जाता हूं। ए मिस्टर गुप्ता कब आना है, जब उसमें से किसी एक को, क्योंकि गुप्ता जो है वो एक सरनेम है, कोई भी सरनेम हो सकता है, खन्ना हो सकता है। अगर कहीं पे लिखा है द खन्नाज, अगर कहीं पे लिखा है द खन्नाज, द खन्नाज का मतलब समझ के क्या होता है, जितने भी खन्ना है पूरी फैमिली के अंदर, सारी पूरी फैमिली काउंट हो गई। और ए मिस्टर खन्ना का मतलब क्या है, कोई सा एक। ये लैंग्वेज समझ जाएगा मैं क्या करूं। तो इस चीज को थोड़ा समझ के चलिए। मैंने एक सिस्टम बताया छोटा सा, कि जब हम प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं कॉमन नाउन की तरह, तो उसके 3-4 कंसेप्ट होते हैं, कि नाउन काउंट कर लिया जाए तो वो कॉमन बन जाता है, नाउन के साथ ऑफ देम, ऑफ अस, ऑफ यू, ऑफ अस इस टाइप से कुछ लिखा है तो नाउन आपका काउंटेबल बन जाता है, कॉमन बन जाता है। या फिर वो देख लेना बड़े स्टैंडर्ड का आदमी, छोटे स्टैंडर्ड का आदमी, तो उस कंडीशन में भी नाउन के साथ आर्टिकल बनता है, और या फिर सरनेम। लेकिन ये जो पूछा जा रहा है ना, ये अंडरलाइन करके ही आपसे पूछा जाएगा। कहीं भी देख लेना, किसी भी एग्जाम में उठा के देखना, ये सरनेम वगैरह जो होते हैं ये अंडरलाइन करके ही पूछे जाते हैं। समझ जाएंगे। बाकी क्लास करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे आके। अब देखते हैं, जब भी होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑनलाइन लाइव क्लास आने के लिए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछ लीजिए एक बार। यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, कोई डाउट रह गया तो पूछ लेंगे, बता दीजिए एक बार कोई डाउट हो तो आपको। जय श्री राम, थैंक यू सर। कब होगी सर नेक्स्ट क्लास? छवि चौधरी जी कल क्लास नहीं होगी, क्लास लेंगे अब हम परसों। हाँ कल वेडनेसडे को क्लास में लेंगे, कल लेंगे, अब लेंगे क्लास थर्सडे। टाइम उसका वेन्यू आ जाएगा आपके पास, पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउन काउंट मैं समझा नहीं, कृष्ण यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं। नोटिफिकेशन नहीं आता, नहीं आता तो आपको बाद में देख लेना है, तो यूट्यूब है दिख ही जाएगा इसमें। तो सम मिस्टर गुप्ता भी, तो हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पूछा है सर रोहित ने। जहां तुम ए और एन लिखते हो वहां पर तुम सम भी लिख सकते हो, लेकिन कोई से एक ही ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता वहां पर कि ए मिस्टर गुप्ता भी लिखा और सम मिस्टर गुप्ता भी लिखा, ये नहीं होगा। ऑप्शन एक ही होगा, या तो सम होगा या ए होगा। बिल्कुल सही पूछा जिसने पूछा क्वेश्चन, ये सम मिस्टर गुप्ता लिखा जा सकता है। अभी तो नेक्स्ट थर्सडे को, मतलब थर्सडे को जो क्लास आएंगे उसमें भी हम 9:30 ही आएंगे, कोशिश तो ये करेंगे 9:30 आ जाए। 10:30 ज़्यादा लेट हो जाता है, मुझे भी नींद आने लगती है उस टाइम पे आते थे, तो 9:30 आए। और फिर नेक्स्ट वीक से सोच रहे हैं कि उसको हम डे टाइम में ले आए, 11 साढ़े 11 के आसपास, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक, और जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। चलिए बस यहीं तक था आज का सेशन आपका, बाकी मिलते हैं परसों। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी।